नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के लिए रवाना हुए जापान के पीएम किशिदा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जापान के पीएम यूक्रेन के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी उन्होंने, कई अहम मुद्दों पर समझौते भी हुए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो यूक्रेन के लिए रवाना हो गए। तो काफी सार्थक मुलाकात इसे कहा जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जब जापान के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की थी, डेलीगेट्स को भी आप यहां पे देख सकते हैं। कई अहम मुद्दों पर जापान के पीएम के साथ मुलाकात करी, बातचीत हुई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के लिए अब रवाना हो गए हैं जापान के पीएम किशिदा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन के लिए रवाना हो गए हैं जापान के पीएम किशिदा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, काफी अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इसके साथ ही अब जो जापान के पीएम है किशिदा, वो रवाना हो गए हैं यूक्रेन। कमर आगा विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हमने देखा शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की, अब जापान के जो पीएम हैं वो यूक्रेन के लिए रवाना हो गए हैं। क्या मायने निकाले जाए इस यात्रा के? देखिए, बहुत हैक्टिक एक्टिविटी चल रही है। कोशिश इस बात की है कि किसी भी सूरत से सीज फायर कराया जाए। खासतौर से जो एशियन देश हैं और यूरोप में भी अब बहुत ज्यादा हलचल है। अमेरिका में और यूरोप में रिसेशन वाली स्थिति दोबारा से आ रही है। मंदी का दौर शुरू हो चुका है, बैंक फेल हो रहे हैं और जापान की इकोनॉमी भी बड़ी, चूंकि लिंक है ये इकोनॉमीज यूरोप से और अमेरिका से जापान की, तो सभी एक दूसरे से लिंक होने की वजह से सबको डर लगा हुआ है। मेरा ख्याल है कि उन्हीं ने भारत में प्रधानमंत्री मोदी से बात की होगी, मोदी जी का भी कुछ मैसेज होगा जो उन्हीं ने दिया होगा, इनपुट होगा, और इसीलिए वो यहाँ से बात करके गए हैं। क्योंकि भारत पहले भी इनिशिएटिव ले चुका है, दोनों से बात कर चुका है। तो भारत ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि युद्ध का काल खत्म हो गया है, जिसको पिछली G20 मीटिंग में बहुत सराहा गया तमाम। और यूरोप भी चाहता है कि भारत भी कुछ उनसे बात करे, रशिया से और यूक्रेन से। तो इस तरह की बातें हैं, इसलिए वो मैं समझता हूँ। लेकिन सर, अगर एशिया की बात की जाए तो जापान और चीन ये दो धुरी हैं, मतलब अलग अलग दिशाओं में खड़े हैं। एक जाता है रशिया से मुलाकात करने और दूसरा जा रहा है यूक्रेन के साथ बातचीत करने। नहीं, इसमें देखिए, इस तरह ना देखिए, चाइना का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस यूक्रेन पे नहीं है। यूक्रेन पे अगर किसी का इन्फ्लुएंस है तो जापान का और वेस्टर्न कंट्रीज का है। तो वो ठीक है, इन सब चीजों में इनडायरेक्ट डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन भी रहता है। अगर जापान की कोई बात यूक्रेन के लिए कोई फॉर्मूला चाइना निकाल लेता है तो वो एक्सेप्टेबल दूसरों को भी होगा। फिर अल्टीमेटली तो यूनाइटेड नेशन आएगी, है ना। अगर जापान कन्विंस कर देता है यहाँ पे ज़ेलेंस्की को किसी सूरत से किसी कुछ चीजों को लेके, और ये कन्विंस कर देते हैं किसी चीजों पे, और एक कॉमन पॉइंट निकल आता है जो बड़ा मुश्किल है निकलना, इसलिए कि आसान काम नहीं है वहां पे। सर, आपने तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को काफी करीब से देखा है। क्या आपको लग रहा है कि एक ऐसी स्टेज आ चुकी है जहां पे कि सीज फायर पॉसिबल हो सकता है, रशिया की तरफ से भी और यूक्रेन तो क्योंकि उसको झेल ही रहा है, दोनों तरफ से एक सीज फायर पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल, अगर हम बात की जाए तो सारे जो बड़े हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो जरूर इस कोशिश में लगे हुए हैं कि यहां पर इस युद्ध को रोका जाए। देखिए, बिल्कुल सीज फायर हो सकता है। रशिया ने अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए। यूक्रेन एज ए नेशन, इसका सर्वाइवल ही मुश्किल होगा आने वाले समय में। इतना बर्बाद हो चुका है वहाँ पे, इतना। तीसरी चीज ये है कि सारा जो कुछ भी है वो अब डिपेंड करता है अमेरिका के ऊपर। ये यूक्रेन से लड़ाई नहीं है, बल्कि ये प्रॉक्सी वार चल रही है जिसके अंदर नेटो इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली। राइट। तो पश्चिम के देश और के ऊपर है, खासतौर से अमेरिका के ऊपर। यूरोप के भी अधिकतर देश चाहते हैं कि अब सीज फायर हो जाए, इसलिए कि
मंदी में वो फंसते मंदी में और चले जा रहे इकोनॉमी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बहुत कमर बुरा। आगा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम हमसे बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। मोदी और किशिदा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें जापान के जो पीएम हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ लस्सी बनाने वाली मथनी को घुमाते और गोलगप्पे खाते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क का है। मोदी और किशिदा ने उन्होंने घूमा और लकड़ी की बेंच पर बैठकर बातचीत भी की। तो ये तस्वीरें जो है काफी वायरल हो रही हैं, ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कि जापान के जो पीएम हैं वो गोलगप्पे खाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ हैं। जापान के पीएम जो किशिदा हैं वो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और जापान के साथ भारत का एक अलग रिश्ता रहा है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उनका एक अलग रिश्ता रहा है जापान के साथ। शिंजो आबे जो कि जापान के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इनसे पहले उनके साथ बड़ी अच्छी गहरी मित्रता थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। किशिदा अब यहाँ पर आए हैं और काफी सारे जो प्रोजेक्ट हैं भारत के अंदर वो जापान के सहयोग से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है, वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी और उनके साथ पीएम किशिदा दोनों गोलगप्पे खाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक अलग अंदाज दिख रहा है दो हेड ऑफ स्टेट्स का। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि किशिदा अब यहां से यूक्रेन के लिए रवाना हो गए। संभवतः वो सीज फायर को लेकर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो भी उनकी बात हुई होगी उसको लेकर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके साथ बातचीत रखेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही अलग तस्वीर जहां पे कि गोलगप्पे खाते हुए नजर आ रहे हैं जापान के प्रधानमंत्री भी। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है और मामले में कार्रवाई की जा रही है। तत्कालीन डीजीपी और 2 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। हाल ही में 9 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 जनवरी 2022 को जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हो गई थी। पंजाब दौरे के दौरान पीएम की सुरक्षा में ये चूक हुई थी। सुरक्षा कारणों से पीएम को बीच रास्ते से लौटना पड़ा था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला काफी देर तक फ्लाईओवर पर रोका गया था। सुरक्षा कारणों से पीएम को बीच रास्ते में लौटना पड़ा था और इसके बाद 9 अधिकारी जो थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, उनको दोषी करार दिया गया था। पीएम मोदी की सुरक्षा में जो चूक मामला है उसमें यह कार्रवाई हुई है। ये हम आपको लेटर में दिखा रहे हैं किस तरीके से कार्रवाई सामने आई है। तत्कालीन डीजीपी और 2 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाल ही में 9 पुलिस अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया था। न्यूज इंडिया ने सबसे पहले आपको वो जानकारी दी थी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का पूरा मामला है जिसमें काफिला रोक दिया गया था, प्रधानमंत्री को वापस लौटना पड़ा था और प्रधानमंत्री ने उस वक्त यही कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जीवित लौट आया हूं। ये जिन अफसरों पर गाज गिरी थी वो हम आपको बता रहे हैं, तमाम ये अफसर थे। अनिरुद्ध तिवारी जो थे वो चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे उस समय। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय डीजीपी हुआ करते थे। उस समय कांग्रेस जो थी वो पंजाब की सत्ता में कायम थी। चरणजीत सिंह चन्नी सीएम हुआ करते थे। तो तमाम अफसर दिखा रहे, नरेश अरोड़ा एडीजीपी, नागेश्वर राव, राकेश अग्रवाल, सुरजीत सिंह तत्कालीन डीआईजी थे, इंद्रबीर सिंह, इन सब के ऊपर कार्रवाई हुई। चरणजीत सिंह, हरमनदीप सिंह हंस, ये तमाम वो 9 अफसर थे जिनके ऊपर गाज गिरी थी। तो ये आप तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वो 9 अफसर थे जिनके ऊपर गाज गिरी थी। चलिए पूरा मामला क्या है वो आपको तफसील से समझाते हैं, डिटेल से आपको समझाते हैं पूरा मामला क्या था, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कैसे चूक हो गई थी जिसके बाद इन अफसरों पर गाज गिरी है। तो ये जो पूरा मामला था ये 5 जनवरी 2022 का था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर थे। उस दौरान क्या हुआ, प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा था लेकिन उस काफिले को एक जगह पर लाकर रोक दिया गया था। भटिंडा हवाई अड्डे से हुसैनीवाला सड़क से गुजर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जब एयरपोर्ट आए थे, एयरपोर्ट के बाद रोड से उनको जाना था, रोड से वो उनको जाके जनसभा को संबोधित करना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और पीएम का काफिला फ्लाईओवर पर आधे घंटे तक रोक दिया गया था और उस वक्त काफी बड़ा ये मुद्दा बना था कि प्रधानमंत्री के काफिले को आप फ्लाईओवर पे कैसे रोक सकते हैं, वो भी आधे घंटे के लिए। फ्लाईओवर पर किसानों के जमावड़े से रुका था पीएम का काफिला। ये बताया जा रहा था कि किसानों का एक जत्था जो है वो वहां पर आ गया है, जिसकी वजह से, क्योंकि उस वक्त किसान आंदोलन भी पूरे जोर पर था, तो इसलिए प्रधानमंत्री के काफिले को वहां पे रोक दिया गया था। इसे पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया था और उस समय ये सवाल उठ रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को आखिर फ्लाईओवर के ऊपर क्यों रोका गया, वो भी आधे घंटे तक। और बड़े सवाल एसपीजी के ऊपर, पंजाब पुलिस के ऊपर भी उठ रहे थे। गृह मंत्रालय ने कहा था कि पंजाब सरकार को दौरे की जानकारी थी। गृह मंत्रालय ने
कह दिया था कि पंजाब पुलिस को पूरी जानकारी दी गई थी, रूट के बारे में पूरा ब्रीफ किया गया था और इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक इसे बताया गया था। तो पूरा मामला हम आपको विस्तार से समझा रहे हैं। राज्य सरकार ने वैकल्पिक योजना तैयार नहीं की थी। प्लान बी क्या था राज्य सरकार का, इस पर एक बड़ा सवाल उठ रहा था कि अगर एक जगह पे किसानों का जत्था आ गया था, पहले तो उनको सूचना कैसे मिली, और अगर मिल गई उस रूट पर वो आ गए थे तो फिर प्लान बी क्या था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी काफी चर्चाओं में रहा था। चलिए पंजाब के बाद अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा में आज बजट पेश नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बजट को मंजूरी नहीं दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली विधानसभा में आज बजट पेश नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बजट को मंजूरी नहीं दी है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान कम है, यह कहना है गृह मंत्रालय का। बजट में एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा फोकस किया गया है। विज्ञापन के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि विज्ञापन के बजट में तो कोई बढ़ोतरी की नहीं गई है, फिर गृह मंत्रालय को ऐसा क्यों लग रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से गतिरोध सामने आ रहा है दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के बीच में, जहां पे कि आज बजट पेश नहीं होगा। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। बजट को लेकर पीएम मोदी को केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है। पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया है, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप दिल्ली वालों से नाराज क्यों हैं? देश के 75 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। प्लीज आप दिल्ली का बजट मत रोकिए, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि आप दिल्ली वासियों से नाराज क्यों हैं, और कह रहे हैं कि 75 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ किसी राज्य का बजट रोका गया हो, लेकिन दिल्ली का बजट रोक दिया गया। तो अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है, लिखा है प्लीज आप दिल्ली का बजट मत रोकिए। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। बजट को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी अरविंद केजरीवाल ने, और साफ तौर पर कहा है कि आप दिल्ली वालों से नाराज क्यों हैं। नमित त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नमित, बजट पर बाद में बात करेंगे, पहले केजरीवाल ने चिट्ठी लिख दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्लीज आप बजट को मत रोकिए। यह भी कह रहे हैं कि कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी राज्य का बजट रोका गया हो। क्या कुछ खास बातें अपनी चिट्ठी में लिखी है अरविंद केजरीवाल ने? देखिए, बिल्कुल कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी पीएम को लिखी और सीधे तौर पर कहा है कि दिल्ली वालों का बजट ना रोकिए और उसको पास किया जाए। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आज़ादी के 75 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दिल्ली के बजट को एक दिन पहले जो है वो रोक दिया जाए। क्योंकि कल देर शाम एक निजी चैनल में इंटरव्यू देते हुए अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा कि कल दिल्ली का बजट आना था, यानी कि आज, लेकिन ठीक उससे एक दिन पहले ही दिल्ली के बजट को MHA यानी कि गृह मंत्रालय ने रोक दिया। उसके पीछे हालांकि काफ़ी जो तनातनी है वो दिल्ली सरकार और अब LG के बीच में देखी जा रही है। कल देर शाम से ये तकरार जो है और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि LG की तरफ से ये कहा गया कि जो गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ जो बजट के अंदर त्रुटियां थी उसको सही करने के लिए फाइल जो थी वो दिल्ली सरकार को भेजी गई थी, लेकिन उसमें उस फाइल का सही समय पर जवाब नहीं दिया गया। इस वजह से इस बजट को रोका गया है। हालांकि दिल्ली के जो फिलहाल वित्त मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उनकी तरफ से भी रात बयान आया। उन्होंने कहा कि 17 मार्च को जो MHA है गृह मंत्रालय नमित आप बने रहिए। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, सीधे वहां लिए चलते हैं। देखता होगा तो क्या समझता होगा कि इस देश की केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी एक छोटे से राज्य के बजट को रोक रहे हैं, तो बहुत शर्म की बात है। एक लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रेचर खींचने वाला एक वार्ड बॉय सोच रहा होगा कि इस देश की केंद्र सरकार मेरी तनख्वाह रोक रही है। आपके घर के बाहर झाड़ू लगाने वाला या झाड़ू लगाने वाली वो सफाई कर्मचारी सोच रही होगी कि पता नहीं अब तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली का बजट रोक दिया। एक स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक, एक गेस्ट टीचर, वो क्या सोचेंगे इस देश के बारे में और क्या सोचेंगे इस पूरी की पूरी केंद्र की व्यवस्था के बारे में कि इन्होंने उनकी तनख्वाहें रोक दी। क्या कारण है? अजीब सी बात बताते हैं। खबरें प्लांट करते हैं। अरे आइए ना, स्टेटमेंट दीजिए ना। क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे देते? खबरें प्लांट क्यों की जाती हैं? गुमराह करने के लिए। ये ऑन रिकॉर्ड है और दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड कहा, कोई चोरी छुपे प्लांट नहीं की खबर, कि हमारा बजट 10 तारीख को तैयार होके
एमएचए को भेजा जा चुका है। केंद्र सरकार को हमने 10 मार्च को भेज दिया, 11 दिन पहले भेज दिया। और एमएचए से कुछ क्वेरीज लगा के उसको 17 तारीख को वापस भेजा केंद्र सरकार ने। किसको भेजा? वित्त मंत्री को नहीं भेजा, मुख्यमंत्री को नहीं भेजा, मुख्य सचिव नरेश कुमार जी को। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि केंद्र सरकार आखिर दिल्ली का बजट क्यों रोकना चाहती है। नमित त्यागी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमित, ये गतिरोध तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एमसीडी चुनाव को लेकर इतना गतिरोध हुआ, फाइनली वहां मेयर चुनी गई। अब ये जो बजट आने वाला था, इसको लेकर फिर दोनों के बीच में हमें तनातनी देखने को मिल रही है। दरअसल इसमें थोड़े से पहलू हैं रविश, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य नहीं है। ऐसे में जब भी दिल्ली का बजट पेश होता है तो दिल्ली सरकार एक प्रपोजल बना के पहले एलजी को भेजती है, एलजी उसको गृह मंत्रालय को भेजता है और गृह मंत्रालय फिर राष्ट्रपति से उसको मंजूरी दिलवाता है। यहाँ पर हुआ क्या कि 9 मार्च को दिल्ली सरकार की तरफ से एलजी को ये फाइल भेजी गई बजट के प्रपोजल की, और उसके बाद उसमें कुछ सुधार करके एलजी की तरफ से उस फाइल को वापस दिल्ली सरकार को भेज दिया गया। और फिर दिल्ली सरकार ने उस बजट में कुछ संशोधन करके सीधा गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर उसको राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए अपील की, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उस बजट के प्रपोजल में कुछ त्रुटियां पाई, जिसमें यह कहा गया गृह मंत्रालय की तरफ से जो दिल्ली की सरकार है वो प्रचार प्रसार के लिए काफी ज्यादा पैसा जो है वो बजट में खर्च कर रही है। उसके बाद लेकिन नमित की बात कहकर केजरीवाल तो कह रहे हैं कि पहले भी जितना प्रपोज बजट था, नमित केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि पिछले साल भी इतना ही था एडवर्टीजमेंट का बजट, कोई बढ़ाया नहीं गया है। और दूसरी चीज, पहली बार, क्योंकि बजट तो इतने सालों से आम आदमी पार्टी पेश कर रही है, गतिरोध सिर्फ इस साल क्यों? देखिए बिल्कुल, क्योंकि कल देर रात ही जब ये बवाल बढ़ा तो दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत की तरफ से जो बयान आया, उन्होंने कहा कि पिछले साल भी जो बजट के अंदर प्रचार प्रसार का खर्च था वो 550 करोड़ था और इस बार भी सेम बजट है, तो आखिर इस बार आपत्तियां क्यों? दूसरा सवाल जो गृह मंत्रालय ने उठाया है कि जो प्रधानमंत्री की योजना है आयुष्मान भारत, उसको दिल्ली में लागू क्यों नहीं किया जा रहा? इस सवाल को भी गृह मंत्रालय ने उठाया है। लेकिन इस सबके पीछे मेन महत्वपूर्ण पेच यहां पर फंसा है रविश, कि जो गृह मंत्रालय ने फाइल जो भेजी थी उसमें कुछ त्रुटियां सुधारने के लिए वो चीफ सेक्रेटरी को भेजी थी, और वो भेजी थी 17 मार्च को। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि 17 मार्च से 20 मार्च तक, यानी कि 3 दिन तक चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली सरकार को फाइल दी ही नहीं। यानी कि आज बजट पेश होना था और आज से ठीक एक दिन पहले, यानी कि कल 2 बजे दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत को इस बात को जानकारी मिलती है कि चीफ सेक्रेटरी के पास गृह मंत्रालय ने कोई फाइल भेजी है, जिसके बाद शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नमित त्यागी हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे। चलिए बढ़ते आगे। राहुल गांधी आज सदन की कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी आज संसद की कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं, लोकसभा में अपने बयान पर सफाई दे सकते हैं। राहुल गांधी लंदन में लोकतंत्र पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, राहुल से बीजेपी माफी की मांग कर रही थी, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा में अपने बयान पर सफाई दे सकते हैं राहुल गांधी। लंदन में लोकतंत्र पर राहुल गांधी ने बयान दिया था, जिसके बाद से लगातार सत्ता पक्ष जो है वो राहुल गांधी पर हमलावर है और लगातार संसद में मांग हो रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, और इसकी वजह से संसद चल नहीं पा रही है। लगातार हंगामा हो रहा है संसद में, पक्ष और विपक्ष की तरफ से। विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है, सत्ता पक्ष चाहता है कि राहुल गांधी पहले माफी मांगे, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। लंदन में जिस तरीके के उन्होंने बयान दिए थे, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उनका तमाम तौर पर यही कहना है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिए थे उससे देश का अपमान हुआ है, और ऐसे में राहुल गांधी को सबसे पहले आकर माफी मांगनी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी टाइम मांग रहे हैं, लोकसभा में अपने बयान पर राहुल गांधी सफाई दे सकते हैं आज। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी ने बयान दिया था लंदन में, जिसको लेकर सत्ता पक्ष जो काफी हमलावर है और बीजेपी बार बार कर रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। और जब सेकंड फेज बजट सत्र के सेकंड फेज की शुरुआत हुई थी, लोकसभा में राजनाथ सिंह, राज्यसभा में पीयूष गोयल ने मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का जो बयान है उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता। तो लंदन में लोकतंत्र पर राहुल गांधी ने बयान दिया था, जिसको लेकर बीजेपी और सरकार हमलावर है। राहुल गांधी पर तमाम मांग की जा रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी साफ तौर से मना कर चुकी है, राहुल गांधी मना कर चुके हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी का कहना है कि जो भी कहना होगा वो संसद में कहेंगे। इसको लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है,
और उनका कहना है कि सत्ता पक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सदन को सुचारू रूप से चलाए, लेकिन सत्ता पक्ष ही सदन को नहीं चलाने देना चाहती है। तो काफी ज्यादा यहां पर हंगामा देखने को मिला है। बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार संसद की जो कार्रवाई है वो बाधित हो रही है। कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। सत्ता पक्ष इस मांग पर अड़ा हुआ है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। रवि श्राव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रवि, क्या राहुल गांधी आज बात रखने वाले हैं अपनी? समय मिल गया है क्या उनको? क्या अपडेट है आपके पास? रवीश, देखिए अभी तक तो समय नहीं मिला है, पर कई लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने नोटिस दिया है जेपीसी की चर्चा की मांग को लेकर। लोकसभा में भी मैनिकम टेगोर, जो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद है, उन्होंने जेपीसी की जो जांच कड़ी है और जेपीसी की गठन क्यों नहीं हो रहा है, इस पर जो है चर्चा की मांग की। वही राज्यसभा में सैयद नासिर हुसैन, जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने नोटिस 267 के अंतर्गत दिया है और वो भी चाहते हैं कि राज्यसभा में जेपीसी और अडानी समूह मामले पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये मांग जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। और बड़ी बात अभी ये है कि 10 बजे से विपक्षी दलों की जो बैठक है वो जारी है। अब तक तकरीबन 16 राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। और लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से हंगामा किया जाता है। और खासतौर पे हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो सांसद है लोकसभा और राज्यसभा के, वो लगातार नारेबाजी करते हैं और वो अड़िग है अपने मांग पर कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। हम सुन रहे थे अब से थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा वो भी इस मांग को फिर से दोहरा रहे कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। उन्होंने देश का अपमान किया। उन्होंने एक बात और जोड़ा कि राहुल गांधी सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचते, उनका जो अटेंडेंस है वो बहुत कम है और वो बार बार बोलते हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। जब आप सदन की कार्यवाही में नहीं पहुंचेंगे तो फिर बोलेंगे, संबित पात्रा है कहना। पर कांग्रेस पार्टी अपनी मांग पर अड़िग है कि जी हाँ जी रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, अमृतपाल सिंह मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमृतपाल के चाचा को डिब्रूगढ़ लेकर पहुंची पंजाब पुलिस और साथ ही साथ उसे जेल में शिफ्ट भी कर दिया गया। तो अमृतपाल सिंह मामले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमृतपाल की तो लगातार तलाशी हुई रही है, लेकिन उसके चाचा ने सरेंडर किया था और अमृतपाल के चाचा को डिब्रूगढ़ पंजाब पुलिस ने पहुंचा दिया। डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जा चुका है हरजीत सिंह। तो अमृतपाल के चाचा को डिब्रूगढ़ की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। अन्य कई आरोपियों को भी डिब्रूगढ़ लेकर पंजाब पुलिस पहुंची। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमृतपाल सिंह मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर है, जहां पे अमृतपाल सिंह के चाचा जिसने सरेंडर किया था उसको सेंट्रल जेल डिब्रूगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कई और आरोपी भी हैं जिनको भी सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जा चुका है। तो अमृतपाल के चाचा को डिब्रूगढ़ लाई पंजाब पुलिस और साथ ही साथ सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। तमाम जो आरोपी हैं उनको सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृतपाल सिंह को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसटीएफ को इंटरनेट मीडिया पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृतपाल सिंह को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी। एसटीएफ को इंटरनेट मीडिया पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। उधम सिंह नगर के एसएसपी को चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने निर्देश दिए हैं। अमृतपाल के उधम सिंह नगर में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। तो लगातार अमृतपाल सिंह की तलाश की जा रही है। एसटीएफ पुलिस लगातार तलाश कर रही है अमृतपाल सिंह को लेकर और अब उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही एसटीएफ को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इंटरनेट मीडिया पर वो पैनी नजर बना के रखें। माना यह जा रहा है कि उधम सिंह नगर में छुपा हो सकता है अमृतपाल, जिसकी तरफ से उत्तराखंड के डीजीपी ने भी सख्त निर्देश जारी कर दिए। बीजेपी की फायरब्रांड नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने एक बार फिर राहुल गांधी समेत विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर निशाना साधा है। उमा भारती ने हिंदू राष्ट्र को लेकर कहा कि अगर देश हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव नमाज पढ़ रहे होते। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को आरएसएस ज्वाइन करने की सलाह दी है। ना बनाना कहाँ इसको, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होता ना तो यहाँ तो आप लोग बचते ही नहीं थे। ना अखिलेश यादव बचते, ना ममता बनर्जी बचती, सब नमाज पढ़ रहे होते। हिंदू राष्ट्र है ही ना, बनाना कहाँ इसको, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होता ना तो यहाँ तो आप लोग बचते ही नहीं थे। ना अखिलेश यादव बचते, ना ममता बनर्जी बचती, सब नमाज पढ़ रहे होते। इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।